नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात करेंगे देश में बढ़ते प्रदूषण संकट और उससे निपटने की हमारी तैयारी की। क्या परिवहन को लेकर हमारी तात्कालिक सक्रियता प्रदूषण जैसे विकराल संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है या हमें एक दीर्घकालिक नीति की जरूरत है? पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन के दौरान जब ये रिपोर्ट आई कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, तो आनन फानन में दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। निजी कारों के लिए आए इस फॉर्मूले के अलावा ट्रकों और कुछ पावर प्लांट्स को भी बंद करने का ऐलान किया गया। यही नहीं, दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण के लिए डीजल कारों को बड़ी वजह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2000 सीसी इंजन वाली गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी। अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि सरकार एक लंबी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पेट्रोल की जगह 100% इथेनॉल से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यही नहीं, 400 दिन में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के जरिए भी दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। पर सवाल है कि क्या ये समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या फिर देश जितना बड़ा है, जितनी बड़ी आबादी है, उसके लिए एक और दूसरे प्लान की जरूरत है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुधीर कृष्णा। आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में। आप 2011 से 2014 के बीच में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ हैं एन रंगनाथन साहब। आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में प्रोफेसर रह चुके हैं। हालांकि आप खुद कहते हैं कि पहले आप अर्बन प्लानर थे, अब आप ट्रांसपोर्ट प्लानर हैं और फर्स्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनवाने में भी आपका एक बड़ा योगदान रहा है जो 2005 में आई। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा हमारे साथ हैं भूरेलाल जी। आप चेयरपर्सन हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के और आपकी कमेटी की रिपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ टूटू धवन हैं। आपको सभी जानते हैं, आप जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्वेता कपूर हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और इसके अलावा आपने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर रखी है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं वेनी माथुर। आप आईआईटी में प्रोफेसर हैं और AAUI यानी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया के मैनेजिंग कमेटी की मेंबर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस समस्या से जो सबसे पीड़ित लोग हैं, हम सब तो पीड़ित हैं ही, लेकिन जनता भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। युवा, छात्र छात्राएं और दिल्ली के तमाम नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं आप लोगों से सवाल जवाब करने के लिए, अपनी जिज्ञासाएं पूछने के लिए। भूरेलाल जी, अगर मैं आपके पास आऊँ, सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि ये जो समस्या प्रदूषण की है, क्या वो वाकई इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब जिस तरह की तत्काल राहत की बात कही जा रही है एकदम ज़रूरी हो गया है? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। अगर आप 1970 के डिकेड को देखेंगे तो ऑटोमोबाइल की संख्या दिल्ली में लगभग 8 लाख थी। शताब्दी के अंत तक यह संख्या 28 लाख हो गई थी और आज ऑटोमोबाइल की संख्या दिल्ली में लगभग 85 लाख है। जब 1998 के करीब ये कमेटी बनी, उस टाइम भी दिल्ली विश्व का सबसे पोल्यूटेड शहर था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज से नहीं, 1998 से विश्व का पोल्यूटेड शहर है ये। क्या प्रयत्न हुआ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक हमें टास्क असाइन किया टू डिफाइन क्लीन फ्यूल। हमने बहुत सी ऑप्शंस का अध्ययन किया और हमने कहा, रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, CNG, LPG और उसके बाद में पेट्रोल और डीजल 10 ppm ये क्लीन फ्यूल की परिभाषा में आते हैं। हमने प्रोपेन को भी रिकमेंड किया था क्योंकि CNG सबसे सुरक्षित समझी गई थी, इसलिए CNG को हमने अडॉप्ट किया। जब CNG प्रोग्राम लागू हुआ
तो आपको ख्याल होगा लोगों को हवा में राहत मिली, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई और अच्छा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, डीजल और पेट्रोल प्राइस की जो पैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी देश में, लगभग 30 रुपए लीटर का फर्क था। लोग डीजल की तरफ बढ़ गए और डीजल की तरफ बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि अगर हम 2013 की फिगर्स लें तो 55% जो कारें दिल्ली में बिकी वो डीजल पर आधारित थी। लेकिन मेरे को एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है। जब आपने कहा कि सबसे सुरक्षित सीएनजी माना गया और उसके सबसे अंत में आपने डीजल का नाम लिया, तो जब सबसे सुरक्षित सीएनजी माना गया तो लोग सीएनजी की बजाय डीजल की तरफ क्यों गए? नहीं, ऐसा है, ये सीएनजी की उपलब्धता पहले कुछ कम थी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मिलों लाइन लंबी लग गई थी पंप्स पर। सीएनजी को फेल करने के पूरे प्रयास हुए, यहाँ तक कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका भी प्रयोग किया गया। अखबारों में आर्टिकल भी आए कि ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करती है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइवर चला नहीं सकता है और इसकी पुलिंग पावर नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया गया। गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले गवर्नमेंट की गाड़ियों में ही सीएनजी लगाई जाए। अच्छा, आप सब जानते हैं, मैं इस बात को छुपाऊंगा भी नहीं आपसे, जो ड्राइवर लोग हैं वो पेट्रोल में हेरा फेरी करते हैं, आपके यहाँ भी करते होंगे। नतीजा ये हुआ कि वो गवर्नमेंट की गाड़ियों में तो नहीं आई। सबसे पहले आप देखिए, आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो सारा सीएनजी पर हो गया दिल्ली में। आप अंदाजा लगाइए, अगर सीएनजी आज के दिन ना होती और गाड़ियों की तादाद उतनी होती जितनी आज है, तो आपकी सफेद कमीज शाम तक काली हो गई होती। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो पोल्यूशन लेवल है ये वाकई अलार्मिंग है और ये जो फौरी राहत की बात करी जा रही है सरकारों की तरफ से, मैं उसी पर आ रहा हूं, वो जरूरी हो गया। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, एक तो गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, हाँ। दूसरा डीजल की तरफ लोगों का रुझान हो गया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि जो हमारा सीएनजी का गेन था वो हम लूज कर गए और पॉल्यूशन की समस्या गंभीर होती गई। जितना डीजलाइजेशन होगा उतना मामला खराब होता जाएगा, क्योंकि डीजल से जो फ्यूम्स निकलती हैं PM10 जी और PM2.5 वो खतरनाक होती हैं। PM2.5 क्या है? ये एसिड्स के हवा के अंदर छोटे छोटे कण हैं जो 2.5 माइक्रोग्राम से भी छोटे होते हैं और जो जिनकी कंपोजिशन एसिड जैसे नाइट्रेट और सल्फेट्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, मेटल और डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये वो 10 PM2.5 बनाते हैं जी। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि 2.2 मिलियन बच्चे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं सिर्फ दिल्ली में। इतनी बड़ी समस्या ये हो गई है। क्या आप भी मानते हैं भूरेलाल जी की तमाम जो फाइंडिंग्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब अलार्म बेल बज चुका है और अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे वो फौरी तौर से करें चाहे हम दीर्घकालिक नीति बना के करें? नहीं, जो भूरेलाल जी कहें इज ऑल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, फैक्चुअल है, बट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग अबाउट द व्हीकल ग्रोथ। ही सेड इट इज अबाउट 8.85 lakhs in Delhi today. Please note that in another 20-30 years the total number of vehicles in India will be about 630 million as per TERI estimate stated in their urban transport report. And if about 5 to 8% of the vehicles are in Delhi, we will end up in a very short time period about 30 million vehicles in Delhi. जी, और एक रिपोर्ट आज ही आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2020 तक हम कार्बन एमिशन के मामले में 19 टाइम्स आगे जा चुके होंगे। मतलब 19 टाइम्स ज्यादा कार्बन एमिशन हमारी गाड़ियां करेंगी सिर्फ 5 साल के दौरान। But if you look at a little bit longer, it is nightmarish. But then what is to be done? Yes, one reaction was to change to a better fuel like CNG. At that time, CNG was considered as an alternative better fuel to diesel. But then by itself, that was not enough. We should have ensured the growth of a car in terms of both ownership and usage was minimized. We said through our urban transport policy, promote public transport.
But be simply saying promote public transport, the growth of vehicles did not come down. Public transport vehicles increased, but not commensurate with the demand that also increased. जी, तो आप ये कह We रहे should हैं have tweaked the monetary and financial policies, which favors very highly the ownership and usage of cars. If you buy a car, you get it at a very low interest. You get lot of concessions in terms of income tax and other things. A company gets income tax concession as an expenditure, and you get car allowance. So many things there which makes people to buy car, and once you buy a car, you will use the car. तो आप ये कह रहे हैं कि इन सारे नियमों को आसान बनाने के बजाय सख्त बनाना चाहिए, Exactly. ताकि लोग उस तरफ ज़्यादा प्रेरित ना हो। लेकिन टूटू धवन साहब, जो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि क्योंकि कार्बन एमिशन लेवल इतना ज़्यादा हाई है और डॉक्टर्स की तरफ से भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि उसकी वजह से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, अगर सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा देखा जाए, तो फिर क्या ये जो सख्ती की जा रही है डीजल गाड़ियों पर या डीजल गाड़ियों की बिक्री पर, वो ठीक नहीं है? क्या वो नहीं की जानी चाहिए? ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बिल्कुल सही है टू ट्राई एंड कंट्रोल पोल्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम उसको नहीं सपोर्ट कर सकेगा। ना तो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लेस है, ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, और ना ही एक सिक्योरिटी है जो हमारे जो लेडीज़ हैं और नौजवान हैं जिनको चाहिए होगी एट ऑड आवर्स जिस वक्त काम करने जाते हैं, तो उसको बगैर ट्रांसपोर्ट, अपनी ट्रांसपोर्ट के कोई भी सेफ नहीं फील करता। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। बट मैं यहाँ पर ये डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एनसीआर जो बना था आज से 20-25 साल पहले, दैट वाज टू डीकंजेस्ट दिल्ली एंड टू हैव बेटर कनेक्टिविटी, सो दैट आप दिल्ली के अंदर ना रहें, आप दिल्ली से बाहर रहें, काम करने आएँ, उसके बाद बाहर चले जाएं एंड लिव इन द ओपन एरिया एंड कम एंड वर्क हियर। तो ऐसी चीज़ें आगे क्यों नहीं फॉलो की गई, ऐसे आगे प्रपोजल्स को क्यों नहीं तवज्जो दी गई? फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आप 200 मील किलोमीटर से आप काम पे जाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। नहीं, वो सब तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास गाड़ियाँ भी यहाँ पे हैं एंड 4-4 करोड़ की, 5-5 करोड़ की गाड़ी, उनका फ़ायदा क्या रखने का जब आप उनको चला ही नहीं सकते जी। तो ऑल दीज थिंग्स वन हैज़ टू स्टार्ट एनालाइजिंग। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये जो अलार्म बेल है प्रदूषण का, ये बच चुका है और इस पर कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की सख्त जरूरत है? इसके कंट्रोल अभी भी नहीं करना, आप आगे के लिए भी देखिए कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है। लेकिन आप इस बात से भी सहमत है कि डीजल कारों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर या ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाकर या पावर प्लांट्स को बंद कर इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो आप नई गाड़ियों को बैन करना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज रैशनल एट ऑल। आपकी प्रॉब्लम है प्रेजेंट, इस वक्त जो डीजल गाड़ियां सड़क के ऊपर चल रही हैं उनको आप पाबंदी लगाइए कि वो ना सड़क के ऊपर आए। नई गाड़ियां तो इन एनी केस पोल्यूशन बहुत कम निकालती हैं और वो 2-3 साल लग जाते हैं टू रीच अ सिचुएशन जहाँ पर आपका PUC सर्टिफिकेट के लिए भी घूस दिए बगैर आप पास नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि नई गाड़ियों से उतनी परेशानी नहीं है जितनी पुरानी गाड़ियों से है, तो पाबंदी लगानी है तो पुरानी गाड़ियों पर लगाया जाए। मेरे साथ वेनी माथुर जी भी हैं, आप IIT में प्रोफेसर तो हैं ही, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की मैनेजिंग मेंबर भी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ वेनी जी, आपका क्या रुख है इस पूरे मसले पर, क्योंकि सब ये मान रहे हैं कि संकट गहरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे एक तरह से देश की छवि खराब हो रही है, ये बार बार अलग अलग हलकों से कहा जा रहा है। क्या ये जो सख्ती बरतने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, ये ठीक है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो ऑड इवन फॉर्मूला लगाया जा रहा है, ये कोई नया विषय नहीं है। दिस हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड इन मेनी अदर कंट्रीज, बट देन it has been backed by a very good public transport system. आज अगर आप odd even लगाते हैं, which is I think is also very necessary because pollution rate जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, which is affecting the health of the citizens of Delhi. So हमें एक दो ड्रास्टिक मेजर्स तो करने ही पड़ेंगे, बट उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें एक बैकअप पॉलिसी चाहिए, विच इज़ ए वेरी गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच हेल्प्स ऑल्सो टू प्रोवाइड द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अब देखिए, जैसे हमारा मेट्रो सिस्टम है, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम बिकॉज लोगों का बहुत टाइम सेव हो जाता है, कंफर्ट में वो लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हैं। ये तो सभी लोग कह रहे हैं, अगेन ये तो सबको पता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना चाहिए, ये सबको पता है कि संकट है, लेकिन जो संकट से उबरने के उपाय निकाले जा रहे हैं,
क्या आप उसके साथ हैं? 100% आप उसके साथ हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर उसके साथ है? क्योंकि ये भी सवाल किए जा रहे हैं ना कि जो लोग कार खरीदने के लिए प्रेरित किए जाते थे, अगर उनको कार खरीदने के लिए डिमोरलाइज किया जाएगा, उन्हें थोड़ा और उस कार खरीदने के नियम को सख्त किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है इसके लिए। That is true, but looking at the general benefit of the city as a whole, अगर ये measure हमको लागू करना भी पड़ता है, then I think we should all join hands together and first solve this critical problem. Because car ownership, yes, is a necessity only because of the fact that ना तो public transport अच्छा है, ना last mile connectivity है, but अगर हम ये long term में इन दोनों चीज़ों को solve कर सकते हैं, then I am sure that generally public will not opt for owning a car on इंस्टॉलमेंट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा ना, ये अभी जो तत्काल उपाय किए जा रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा आपको भी समस्या है, लेकिन आपने तो जाके सीधे कोर्ट में चुनौती ही दे डाली, ऐसा क्या हुआ? क्या आपको लोगों के हेल्थ की चिंता नहीं है? ये हेल्थ की बात नहीं है एक्चुअली। हम कोई भी सिटीजन ऑफ द सिटी इज़ नॉट अगेंस्ट द पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। मेरा कहना सिर्फ इवन और ऑड की वजह से है। ये जो सिस्टम है, जो ये आई हैव रिटन इन माई पिटिशन, जो नी जर्क रिएक्शन की तरह से लाया जा रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी भी देखें, जो पहले दिन जिस दिन याचिका कोर्ट में लगी थी उस दिन गवर्नमेंट मैटर एडजर्न हो गया। अब गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, हम पढ़ रहे हैं रोज़ की स्कूल्स को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि 1 से 15 तक बंद रहेंगे। जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं उस वजह से, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज वगैरह। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे ईच एंड एवरी स्टेप जो इसकी तरफ लिया जा रहा है, इट सीम्स टू बी अ सडन स्टेप, जिस वजह से बहुत लोगों को एक्चुअली में दुविधा उठानी पड़ रही है। द पॉइंट इज कि वो 15 डेज जो होंगे, जैसे इट्स अ जोक नाउ, बट हम लोग एक्चुअली में कोर्ट में खड़े होकर जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ऑड नंबर की डेट दे दीजिए और इवन नंबर की डेट दे दीजिए। दैट मतलब यहाँ तक बात आ गई है। एंड पीपल आर एक्चुअली आस्किंग Amazon पीपल टू डिलीवर देयर गुड्स ऑन अ सर्टन डेट, जब वो अवेलेबल होंगे घर पे और जब वो नहीं होंगे। सो इट हैज एक्चुअली। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने इसका सपोर्ट किया है। मैम बिल्कुल किया है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज एक्चुअली में जस्टिस ठाकुर ने जो कहा था वो पहल थी बहुत अच्छी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कार पूलिंग सिस्टम भी शुरू किया जाए। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मेजर भी बताया था। उन्होंने एक्चुअली में प्रैक्टिकली इवन ऑड नंबर पे कोई कमेंट नहीं दिया था, विच हैज़ बीन रेड लाइक दिस। बट इन एनी केस द जुडिशरी इज़ विद इट, एवरीबडी इज़ विद इट। बात ये नहीं है, बात ये है कि सिर्फ जस्ट बिकॉज देर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स इन आवर सिटी और इनको कंट्रोल करना एक सडन रिएक्शन से आसान है। वी कांट फॉरगेट दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी वेयर द राइट्स ऑफ अ सिटीजन आर इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल 308 गिव्स अस अ राइट टू हैव प्राइवेट व्हीकल्स। द पॉइंट इज इनकी रेगुलेशन को देखा जाए या इनको कैसे भी देखा जाए, अल्टीमेटली द पॉइंट इज हु इज सफरिंग। आप देखिए, देर इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है वगैरह, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर्स हैं जहाँ पे टाइमिंग्स फिक्स नहीं है। आप लेट नाइट कहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आप मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हैं, आई अग्री मेट्रो इज़ अ वंडरफुल थिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मेट्रो अगर आप ले रहे हैं अपने काम के लिए तो आप मान के चलिए कि अगर आपने एक पॉइंट से द्वारका कोट तक पहुँचना है तो आप 3 मेट्रोज बदलते हुए जाएंगे। So that increases the number of hours that you are spending. These are all billable hours for everybody. If women start doing this, how will they take care of their children, cook and then get back to work and come back? इसका मतलब ये है कि कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं और कुछ जो है वो वाकई जो बड़ी समस्याएं हैं वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी सरकार के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं। इन दोनों के बीच में सामंजस्य देखना है कि जो आम आदमी है उसको हेल्थ की भी सुरक्षा रहे और उसके सामने जो अलग अलग तरीके के जो ये फौरी राहत के उपाय किए गए हैं इससे भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बीच जो रास्ता निकालने की कोशिश सरकारों की तरफ से की गई है, क्या ये पर्याप्त है या कोई और उपाय हो सकता है? क्योंकि आप लोग ट्रांसपोर्ट नीति भी बनाते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या जो दिल्ली सरकार ने ऑड इवन की बात कही है, ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है। जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है उसका सॉल्यूशन भी गवर्नेंस इशू है, उसका सॉल्यूशन कोर्ट इंटरवेंशन नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर हैं एक केस में एक छोटे से मुद्दे को लेके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शहर के लिए मोबिलिटी प्लान नहीं है। एक शहर के लिए मोबिलिटी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है।
जिसमें कि वॉक टू वर्क होना चाहिए। घर से निकलें अगर तो हम सेफली अपनी कार अगर ना निकालें तो हम कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, इसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसे कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लानिंग कहते हैं, जिसमें वॉकवे सेफ होना चाहिए और उसके बाद पब्लिक साइकिल की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद आप बस पे पहुंच जाएं। BRT होना चाहिए। अगर एक बस नहीं होगी, एक बस में 50-60 लोग कम से कम बैठते हैं, उसके बदले में कम से कम 30-40 कारें निकलेंगी और अगर ऑटो रिक्शा लेंगे तो कम से कम उतने ही 30-40 ऑटो रिक्शा निकलेंगे। तो एक बस की तो बहुत ज़रूरत है और इसी प्रकार से BRT की बहुत ज़रूरत है। एक बस के पीछे एक बस कितनी, अगर 10 बसें एक के पीछे एक चल पड़ेंगी तो वो सैकड़ों कारों की जगह ले लेंगी वो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक ये इसके लिए एक पॉलिसी है जो मैंने कहा, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान एंड नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। और दूसरा है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये सब करने लगेंगे तो तत्काल राहत कैसे हो देखिए, पाएगी? तत्काल के नाम पर हम सालों बिताते जा रहे हैं। हाँ। और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से लोग बिल्कुल से 6 महीने भी 3 महीने रुक सकते हैं। लेकिन ये प्लान बना के अगर वॉकवे हमको सुधारना है, यानी पगडंडी जो वॉक की जगह हैं उसमें 3 महीने में हो सकता है, कोई इसमें हमको 3 साल नहीं चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमको BRT को रिवाइव करना है तो 6 महीने के अंदर हम रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन वो रिवाइव करने की बात तो दूर, उसको तो खत्म कर दिया गया। वो जो है वो मेरे ख्याल से वो सही डिसीजन नहीं है। BRT को रिवाइव करना है, उसमें जो त्रुटियां पाई गई हैं उसको दूर करते हुए BRT जो है वो वर्ल्ड ओवर सक्सेस है। और BRT का मतलब ये नहीं है कि उसको हम, एक और बात हम भी ये भी कर रहे हैं कि पेडेस्ट्रियंस को हम कम जगह कम करते जा रहे हैं, रोड चौड़ी होती जा रही हैं और चलने की जगह कम होती जा रही हैं, उससे कारों को और समस्या होती जा रही है। सो हमारी एक तो ज़रूरत ये है, देखिए कि एक तो बसेस को हमें BRT को प्रमोट करना है और जो BRT कॉरिडोर है वहाँ पर हमें हाई राइज प्रमोट करना है, मिक्स्ड लैंड यूज़ प्रमोट करना है, जिससे कि वर्क, प्ले एंड लिव इन द सेम एरिया। अगर आप हाई राइज प्रमोट करें, मिक्स लैंड यूज प्रमोट करें, तो उसी एरिया में ऑफिस भी होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे, रहने का भी होगा। देन यू डोंट हैव टू ट्रैवल। देखिए, लेकिन क्या दिल्ली में अब ये सब कुछ नए तरीके से किया जा सकता है कि हाई राइज बिल्डिंग फिर? बिल्कुल, देखिए इस किदवई नगर में हमने प्रयास किया है। हाँ। और इस किदवई नगर में प्रयास किया है जहाँ पर के रहने की भी जगह है, ऑफिस की भी जगह है, मार्केट तो पास में है ही है। और आप ये भी देखिए कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो उसमें सरकार को पैसे भी मिलेंगे और लोगों को हम कार लेने से रोक नहीं सकते हैं। अब आपको हम कितनी फ़ोटो, आप सड़क पे खड़े हो जाएं, एक मोटरसाइकिल पर पति पत्नी 2 बच्चे बैठ के जा रहे हैं, क्या ये सेफ़ है? क्या उनके लिए ये अहमियत, ये ज़रूरी ठीक नहीं है कि वो एक मारुति नैनो या कोई भी नैनो या मारुति छोटी कोई गाड़ी लेके सेफली चलें? और लोगों की कितनी आशाएं होती हैं कि हम पैसे कमाएं, ये कार खरीदें। आशाएं यही तो है जो कार बेचने वाले लोग जगाते हैं इंसान के अंदर। और इसके बाद देखिए, मेरा कहना है कार ओनिंग शुड नॉट बी बैंड, यूज ऑफ द कार शुड बी डीमोटिवेटेड। यू मस्ट ओन द कार को ओनरशिप शुड नॉट बी बैंड। लेकिन ऑल्टरनेटिव ऐसी फैसिलिटी होना चाहिए कि लोग कार को कभी कभार यूज करें, नहीं तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा तो सरकारों का ही है ना। सरकारें क्यों फेल हो जाती हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जिम्मा नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आप तो सरकार के हिस्सा रहे हैं, तो सरकारें क्यों फेल हो जाती हैं, क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही हम उलझे हुए हैं। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर ध्यान देंगे तो जैसे मान लीजिए अगर मच्छर दिख रहे हैं तो आप उसको फ्लिट मारते जाएंगे कैसे? जब कूड़े कहीं जमा है वहाँ से मच्छर आ रहे हैं और आप कमरे में बैठ के फ्लिट किए जा रहे हैं, वो होगा ही नहीं कभी सॉल्व। इसी तरह से ये प्रॉब्लम का जब तक रूट पे नहीं जाएंगे, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, वॉक टू वर्क, ये सब अगर नहीं करेंगे तो ये समस्याओं का समाधान आपने तो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट नीति बनाई थी, आप कह रहे हैं ये सारे सजेशंस और ये सारी नीतियों के ऊपर बात नहीं हुई थी? नहीं, इन द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी प्लान इट वाज मोर ऑफ ए इंटेंशन देन ऑफ डायरेक्शन. It was that promote public transport. It did not lay down any other goals, objective goals, quantified goals. Anyhow, that was helped in promoting public transport during the last 10 years through the JNNM funding. But the impact is not seen. Giving 10 buses or 20 buses to the city will not make any difference. So we should have seen that how the impact is measured and then tweeted our policy revised. But you asked for a short-term measure. What is the short-term measure for this problem that we are facing? Traffic management is the real measure. In fact, the technique that today being adopted, odd or even, is one of the techniques under traffic management. But this is done at the 11th step, not at the first step. There are many other steps, first 10 steps to be taken. What should be the first One step? I will tell you. Our the problem is because of excess number of vehicles moving and moving, getting congested. लेकिन आप जो 85 लाख कारों की बात कर रहे हैं, ये सारी कारें एक ही दिन में तो सड़क पे नहीं उतरती हैं। नहीं, वही कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ. Instead of
staying odd and even cars will not come on day. You make the city work 7 days, and in each concentrated area make 1/7 of that area stop. Instead of having Sunday as a common holiday for all officers, make every day holiday for a group. That means by simple executive order, 1/7 of the cars you can reduce traffic into that area. That's a good so idea. identify the specific areas and make these officers work on different, the holidays are on different days. This is one of the techniques. Like that, there are number of pricing. If you want to enter a particular area, charge them very heavily. And people will try to leave the car far away at the metro stations and use the metro. So multimodal system will start operating. It is not by simply saying multimodal, but you must see that it becomes effective. So you charge if you want to enter into a very highly polluted areas, which is a primarily central areas, you have to pay a very high fine. Parking is the most thing that today car owner can park anywhere. He will come and park in your bedroom if he can drive in. This is the situation. But go to the other cities that we are referring, unless it is an identified parking slot, he cannot park anywhere else. Our enforcement, you see, we are confusing traffic enforcement to traffic मतलब आप ये कह management. रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इसके जरिए भी फौरी तौर पे राहत दी जा सकती है प्रदूषण से, आप इससे सहमत हैं या कुछ और करने की भी जरूरत है? निश्चित रूप से। हाँ। देखिए, सड़कों के ऊपर पार्किंग हो रही है, जितना सड़क है आधी सड़क तो पार्किंग खा जाती है। नहीं, अगर मैं ये एक तरफ पूछ रही से हूँ कि आप पार्किंग और ड्यूटी आवर्स और ड्यूटी डेज के अलावा और भी कोई सजेशन है जो इसमें अपनाए जाने की जरूरत है ताकि तत्काल राहत हो सके और फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी हो सके? कारों की संख्या कम होनी चाहिए। कार नेसेसिटी नहीं रही, आज एक स्टेटस सिंबल बन रहा है। उस स्टेटस सिंबल को रोकना चाहिए। करीबन 20% जनता दिल्ली में अपने काम पर साइकिल से जाती है। अभी भी जाती है? अभी भी जाती है। कहीं साइकिल ट्रैक मेंटेन नहीं है, इंटरसेक्शंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट की होती है। आप जानते हैं करीबन 1.5 लाख आदमी हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में मरता है, जिनमें अधिकतर पेडेस्ट्रियन और साइकिल वाले होते हैं। आप हाईवेज पर जाइए, NH8 के ऊपर 10 बजे से पहले ट्रक एंट्री नहीं कर सकता दिल्ली में। आप मानेसर के आगे जाइए, मानेसर से आगे गाड़ी तक आपको दोनों तरफ ट्रक खड़े हुए मिलेंगे। जैसे ही 10 बजेंगे वो सब एक दूसरे को, जैसे नदी में पानी नहीं, चलता लेकिन है। एक उपाय नितिन गडकरी की तरफ से भी आया है और मुझे उम्मीद है कि वो जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रहे हैं शायद उससे दिल्ली वालों को थोड़ी सी राहत मैडम, मिले। मैं मैं आपको उसका भी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड जून 2009 में बनकर तैयार होने थे और कॉमनवेल्थ गेम से पहले बनकर ये तैयार होने थे। आज तक ये तैयार नहीं हुए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हर दिन 30 किलोमीटर रोड बनाकर हम इसको जल्द से जल्द इसको अचीव कर लेंगे। उम्मीद है कि 400 दिनों में अचीव कर लिया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जनता झेलती है उनसे भी पूछेंगे और उनके सवालों का जवाब भी उम्मीद है आप लोग देंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बन एमिशन घटाने के लिए जो सरकार की तरफ से तत्काल राहत के उपाय किए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या वही एक तरीका है या कुछ और भी किया जा सकता है ताकि प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिले और ये जो असमंजस की स्थिति है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर उससे भी राहत मिले? हम आपको ये भी बता दें कि 2 बार ट्रांसपोर्ट पॉलिसी रिपोर्ट आ चुकी है। एक में आपका योगदान रहा है, एक और भी आ चुकी है 2014 में आपके रहते हुए। लेकिन इन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ के आने के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि उस पर कुछ ज़्यादा अमल हो पाया या सरकार ने शायद उसको अभी तक अडॉप्ट भी नहीं किया जो सेकंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी रिपोर्ट आई। वो पॉलिसी के फ्रेमवर्क स्टेट्स को पता है और काम करना है स्टेट्स को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। थोड़ा गवर्नेंस इशू भी है। गवर्नेंस इशू है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए एनुअल बजट है। क्या ये पर्याप्त नहीं है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए देश में? ये पर्याप्त है, लेकिन पैसे से काम नहीं होगा अकेले। जैसे मान लीजिए कि वॉकवे बनाना है, उसमें करोड़ों रुपए की ज़रूरत है नहीं। लाखों रुपए से 1 किलोमीटर, 1 लाख रुपए में 1 किलोमीटर का वॉकवे रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात ये दूरदर्शिता की और लीडरशिप की बात है।
और उसके अलावा ये भी है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जनता तो जागरूक है। मेरा ये नहीं मानना है कि लोग मेट्रो में जाइए, दिल्ली मेट्रो में लोग कितना कोऑपरेट करते हैं। यहाँ लोग बैठे, मैंने यंगस्टर्स को देखा है, यूं चींटियों जैसी लाइन लगा के बिना किसी गार्ड के, पुलिस के, लोग क्यू में जाते हैं टिकट लेने और बाहर निकलने। इसका मतलब ये है कि आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं उससे ये है कि जनता जागरूक है, जनता चाहती है कि कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन सोल्यूशन के लिए जो भी उपाय किए जाने हैं शायद वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं, या उस तरफ सरकारों का जितना गंभीरता से ध्यान होना चाहिए उतना नहीं है। मैं सीधे जनता के पास जाना चाहूंगी, आप लोगों के क्या सवाल हैं इसको लेकर? मेरा प्रश्न ये है कि जब तक हमारे दिल्ली में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, या पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इतना डेवलप नहीं है, और महिलाएं की समस्या देखते हुए जो ऑड आवर्स में काम करती हैं, तो क्यों ना हम अभी एक ऐसा प्लान बनाएं कि फला ऑफिस या फला एरिया का एक टाइम रहे, उस टाइम पे वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उस समय कम्यूट करें, उसके बाद दूसरे एरिया का दूसरा प्लान हो, दूसरे एरिया का दूसरा टाइम हो, तो इससे हम कंजेशन को कम कर सकते हैं। और लेकिन जो केवल सर्विस क्लास तो रहता नहीं है दिल्ली में, और भी बहुत तरह के पेशे वाले लोग हैं। ये मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने लोगों से बात की है, वो दिक्कत क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, सबका अलाइनमेंट है टाइम का, 9 बजे लगभग सबका शुरू होता है, स्कूल भी शुरू होता है और दोनों काम। अब तीनों का 3 टाइम कर देंगे तो मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे वो सब स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आप लोग यंगस्टर को मैं देखता हूँ कि बहुत कहना बड़ा आसान लगता है कि सबके एक का टाइम 8 कर दो, एक का 9 कर दो, एक का 10 का कर दो। वो कब बच्चे को छोड़ें और कब उसको पिकअप करें और कब आपस में मिल के जाएँ, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए ये सब सोल्यूशन जो हैं ये बड़े ही मायोपिक सोल्यूशंस हैं। रियल सोल्यूशन ये है जहाँ पर के फ्रीडम होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए। लोगों को बांधना इज़ नॉट ए सस्टेनेबल सोल्यूशन। चॉइस, पीपल गिव पीपल चॉइसेस। और अगर हम वॉकवे बनाएं, अगर हम बसेस अच्छी चलाएं, अगर हम पब्लिक बाइसिकल को प्रमोट करें, जो कि हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में लिखा हुआ है, मोबिलिटी प्लान का जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, तो लोगों के पास चॉइस है। आपको जितने बजे निकलना हो निकलो। अभी रात में शाम को रोड पर अंधेरा है, चलने में लोगों को डर लगता है। अब आप कहो कि लेडी जो है वो अकेले आएगी क्योंकि उसका ऑफिस 8 बजे बंद या 6 बजे बंद, ऐसे नहीं चल सकता है। सो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है जिसको हमको फॉलो करना। अगला सवाल, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी दिल्ली में ये पॉल्यूशन का संकट है, तब यहाँ पे नीतियाँ बनाई जा रही हैं, आनंद फानन नीतियाँ बनाई जा रही है, पर क्यों ना ऐसा हो कि जो राज्य कुछ सालों बाद जिनमें पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए उनके लिए अभी से नीतियाँ तैयार, अच्छी नीति बनेंगी और अच्छा सुधार होगा। जी भूरेलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। जैसे अब दिल्ली के अंदर CNG जब हुआ तो साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई, इनमें भी क्लीन फ्यूल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनकी स्थिति भी खराब थी। मुझे ये बताते हुए आपको थोड़ा खुशी भी है कि लखनऊ में CNG है, कानपुर में CNG है, अहमदाबाद में CNG है, हैदराबाद में CNG है, पुणे में CNG है, और अब बेंगलोर में पहुंचने वाली है। जहां तक बावजूद इसके उन शहरों की हालत प्रदूषण के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, खास तौर से लखनऊ को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। कानपुर तो वर्स्ट है। वहाँ कानपुर में आपको ये मैं बता दूं, जितना प्रयास करना पड़ा लखनऊ और कानपुर में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में मैंने नौकरी की है और उत्तर प्रदेश से लगाव भी है, इतनी मेहनत वहाँ जाकर करनी पड़ी यहाँ CNG लाने के लिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो कोई स्टेशन सेटअप करने के लिए ज़मीन देने को तैयार नहीं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। बड़ी मुश्किल से इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हो गया। अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता ठीक तरीके से तो CNG सस्ती भी मिलती है और पब्लिक के लिए ज़्यादा आसान होता उससे कम्यूट करना। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि उसकी प्रमोशन में थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है। अभी भी जितने स्टेशन होने चाहिए उतने नहीं हैं, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है जी। ये समस्या दिल्ली में भी है जी। आज भी हमने इस बात को रिव्यू किया है, क्योंकि अब जो उबेर कुबेर ये जो टैक्सियाँ चल रही हैं, ये इनका कौन मालिक है, कौन कहाँ रजिस्ट्रेशन है, किसी को मालूम नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और ये चल रही हैं, जैसे अभी तो बताया गया कि प्राइवेट गाड़ियां भी टैक्सी के रूप में चल रही हैं। ये सब नेशनल परमिट लेकर के दिल्ली में चल रही हैं और डीजल पर हैं। इनको भी कन्वर्ट करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने,
1 मार्च 2016 तक ये सब भी सीएनजी पर हो जाएंगी, अन्यथा यहाँ नहीं चल पाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है जी। कि जनता की तरफ से भी कुछ कॉपरेशन हो तो ये काम बहुत ज़्यादा सरलता से किया जा सकता है। जी, अगले सवाल ले लेते हैं। मेरा प्रश्न साइकिल को लेके है, क्योंकि मैंने खुद भी एक साइकिल ली क्योंकि मुझे प्रदूषण की सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो मैं एक फिल्म देखने गया साइकिल से, बट मल्टीप्लेक्स के सामने एसडीएमसी की पार्किंग थी और मैंने पूछा कि मुझे साइकिल पार्क करनी है, तो एसडीएमसी वालों ने कहा कि हम साइकिल की पार्किंग ही नहीं करते हैं। अब बताइए, मैं साइकिल चलाने को तैयार हूँ, बट अगर आपको पता है कार चोरी हो जाती है तो साइकिल तो कोई भी चोरी कर सकता है, तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे? दूसरी बात, ना कोई साइकिल के कोई अलग लेन है, कार इतनी स्पीड से आती है कि मुझे खुद डर लगता है कि पता नहीं कौन आ जाए कब ठोक दे, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, साइकिल को प्रमोट करना चाहिए। ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, लोगों की सेहत ठीक रखते हैं, और जो व्यवस्था नहीं है साइकिल ट्रैक की और खासकर इंटरसेक्शंस की, वो ट्रैफिक में की जाए। और जो समस्या आपने बताई है साइकिल रखने की जगह की, उसकी भी व्यवस्था की जाए। कुछ जगह पर ये हो गया है, लोग बाग साइकिल लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, साइकिल वहाँ छोड़ते हैं, वापसी में कोई दूसरी साइकिल लेते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर वो साइकिल छोड़ देते हैं। लेकिन एक और समस्या है टूटू धवन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मध्य वर्ग है उसके पास वक्त नहीं है, वो लगातार भागम भाग में लगा हुआ है कि जल्दी से ऑफिस पहुंचे, जल्दी से काम निपटाएं, फिर अपने घर पहुंचे, फिर उसके और भी अगर पर्सनल काम है तो वहाँ पे भी जाना है, उसके पास वक्त नहीं है। और इस वक्त को बचाने के लिए कई बार साइकिल या और जो दूसरे साधन है उसका इस्तेमाल करने से लोग बचते हैं और सोचते हैं अपनी गाड़ी रहेगी तो जल्दी पहुँच जाएंगे। इसके लिए कोई और उपाय करने की ज़रूरत है क्या? मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो एक उपाय है, लेकिन उसमें लंबा वक्त लग सकता है। देखिए, ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट। कि आप जैसे वो बता रहे हैं नौजवान कि पिक्चर देखने गए तो आपको साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिली, तो ऐसे ही इंकरेजमेंट जब तक नहीं होगी, जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, यू कांट एक्सपेक्ट एनीबडी कि आप दूसरी ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट आप उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड इनफैक्ट जो हमारी नई जनरेशन है, दे नीड टू बी ऑन द रोड, और उनको ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए, बिकॉज आजकल पोल्यूशन, लेकिन वो ज़्यादा रोड पे रहेंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन खाएंगे, ये भी तो तभी तो पोल्यूशन कम होगी जब वो साइकिल्स के ऊपर आएंगे, तो एटलीस्ट तब पोल्यूशन थोड़ी सी कम होगी। अगले सवाल लेते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ये जो हमारी ऑड इवन पॉलिसी है, यही पॉलिसी सिंगापुर में भी अप्लाई हुआ और चाइना में भी अप्लाई हुआ, लेकिन वहाँ पर ये सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि वहाँ की जो सर्विसेज सिंगापुर में सक्सेसफुल नहीं रहा और चाइना में भी केवल ओलंपिक के दौरान सक्सेसफुल रहा। There are few things that we have to consider. See, a few years ago there were electric cars which were introduced in Delhi. तो ये Fukan Technologies has brought it, and what had happened was that government ने इनको बहुत हाई सब्सिडी दी थी, तो दिस कार जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कार है जो अब महिंद्रा ने टेक ओवर कर ली है, इट वाज अवेलेबल फॉर वेरी लो प्राइसिंग, लाइक 2.5 lakhs और समथिंग पे ही अवेलेबल थी। इवेंचुअली क्या हुआ, बाय द टाइम आई डिसाइडेड टू बाय दैट कार, इसका प्राइस बढ़ के 6.5 lakhs हो गया, बिकॉज द सब्सिडी वॉज टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट। This is the most shocking thing that will happen to anybody to realize that actually electric car is not being promoted even though it doesn't pollute. So what was the government thinking even at that time? The point that I'm trying to make is that the government will just take sudden steps and without any rationale or logic and considering what is the long term plan to it. So my point about odd and even formula is that yes, it is the 11th hour step which is supposed to be taken. Have we done everything else? Have we unencroached our pathways for the cars not to congest the roads? Have we constructed the roads properly so that there are no bottlenecks? See, there are bottlenecks everywhere in Delhi. There is Pragati Maidan, there is RTR, there is Dhola Kuan. Every place you go to, the car drivers are actually not having a very good time. It's a fact. But the thing is that because of the convenience, it is what everybody wants to do. That's one thing. The other thing is that most people don't even know that Delhi actually has a local train. It actually runs twice a day. Nobody is using it. There is a train. There are stations at the Najafgarh Tomb, the Lodi Road, Lajpat Nagar, Sarojini Nagar. इसका मतलब उसको प्रमोट नहीं किया गया. Exactly my point. My point is that there are so many things that could have been done without removing the Aam Aadmi from the road.
there are things that can be done. Also, promotion of electric vehicles is there. Not just that, even if you went to the auto show which happens in Delhi every year, there are so many other three-wheelers available for electronic एक goods. उपाय जो अभी केंद्रीय परिवहन मंत्री की तरफ से सुझाया गया है कि अभी जो है पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाया जाता है, आने वाले दिनों में हम 22% करने जा रहे हैं और उसके बाद 100% इथेनॉल से गाड़ियां चल सकेंगी, उम्मीद की जा सकती है। क्या उससे प्रदूषण कम होगा और क्या ये एक लॉन्ग टर्म बेहतर प्रोसेस होगा? ये मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल की बात है, बस ये कि सोल्यूशन तो टेक्निकली बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है और मेरे ख्याल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको स्टेबलाइज भी कर सकेंगे और साथ साथ डीजल की भी रिफाइनमेंट अच्छा करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ डीजल मिलता है ये इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर कारें भी अच्छी आ जाएँ जो कि यूरो 6 नॉर्म के बराबर हों तो उसके मुताबिक डीजल भी नहीं मिलता यहाँ पे। अगर वो डीजल को रिफ़ाइन करके उस स्टैंडर्ड पे लाएंगे तो डीजल का कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो डीजल पे जो अगर डायरेक्ट कार पे सब्सिडी देने की तो एक बात हुई, बिकॉज उसके भी इश्यूज़ हैं कि, लेकिन अगर डीजल को रिफ़ाइन करने के लिए कॉस्ट बढ़ती है तो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी अगर कम कर दी जाए तो डीजल को भी अट्रैक्टिव हो जाएगा और उस कार का भी यूज़ होगा। तो एक तरीका ये है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अभी भी हवा में लटक रहा है, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि अब ये नेबरिंग स्टेट्स के साथ मिलके दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से रेवाड़ी वगैरह वगैरह जितनी जगहें हैं जो दिल्ली से 100 किलोमीटर 70, 80, 90, 100 या 150 किलोमीटर तक हैं, वहाँ से आप 1 घंटे 1.5 घंटे में दिल्ली आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है जो कि विदेशों में तो चाइना में आप 120 से 150 किलोमीटर के दूर के टाउन से नॉन स्टॉप 1 घंटे या 45 मिनट में आ जाते हैं मेन शहर में। तो आपको घर लेने की जरूरत ही नहीं है मेन शहर में। नहीं, लेकिन दूसरे देशों की आबादी से अपनी आबादी की भी तो तुलना तो आबादी की जब अगर आबादी नहीं है तो ट्रेन किसके काम की? इसे आबादी तो हमारा एसेट है। ये तो हमारे यहाँ एक बड़ी भारी भूल है कि हम समझते हैं कि आबादी, ये मिसमैनेजमेंट ऑफ आबादी जो है वो प्रॉब्लम है। आबादी तो बहुत एसेट है। मतलब आबादी से प्रॉब्लम नहीं है, मिसमैनेजमेंट से प्रॉब्लम है। अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा प्रश्न है ये है कि देखिए हम लोग प्रदूषण से सभी लोग ग्रस्त हैं, सरकार को मालूम है और पब्लिक को सबको मालूम है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत ऐसे टाइम पे होती है जैसे पहले महारानी लंदन से आई थी तो उन्होंने चर्चा किया था कि भाई दिल्ली बहुत गंदा शहर है, तो जब बहुत चर्चा हुई थी। अब बराक ओबामा जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने अपनी लाइफ के बहुत जो समय है वो कम कर लिया है, इसलिए यहाँ दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। तो ये चर्चा जो है ऐसे मुद्दों पर होती है और रेगुलर क्यों नहीं होती है, बीच में छूट जाता है। मेरा पंडित जी से ये प्रश्न है, पंडित जी ये मॉनिटरिंग कमेटी है या NGT जब भी हरकत में आती है उससे पहले क्यों नहीं हरकत में आती? नहीं, मॉनिटरिंग कमेटी तो हमेशा हरकत में रहती है और बहुत से सुझाव भी दिए हैं। जिस चीज़ की कमी है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, उस पर कार्यान्वयन नहीं होता है। और क्या होता है, जो रिपोर्टें हैं या जो सुझाव हैं वो डस्ट गैदर करते रहते हैं। अब आप देखिए, अगर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड आज बने हुए होते आपको ये समस्या नहीं झेलनी पड़ती। 6 साल हो गए समय समाप्त हुए भी, अभी अगर आज भी बनाएंगे तो कम से कम 4 साल लगेंगे। तो 10 साल का ओवरशूट टाइम हो गया, वो भी आपके शोर मचाने के बाद में। इसके साथ साथ हम बराबर ये कह रहे हैं कि एफिशिएंट, रिलायबल, डिपेंडेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश भी हुआ कि दिल्ली में 2010 तक 11,000 बसें होनी चाहिए। आज रिक्वायरमेंट है 15,000 बसों की, लेकिन चल रही हैं सिर्फ 5,000। चल रही हैं 5,000, 4700 के करीब, 5,000 के करीब बाहर निकलती हैं। उसमें कुछ खराब भी हो जाती हैं, ऑफ रोड भी हो जाती हैं। और अगर आप ये देखिए, अगर आज मेट्रो ना होती तो क्या हाल होता। 25 लाख यात्रियों को मेट्रो ये सुविधा प्रदान कर रही है और करीबन 45 लाख व्यक्ति रोज बस में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन भूरेलाल जी, उन्होंने सवाल ये पूछा था कि जब कोई बाहरी लोग आते हैं, कोई बाहरी डिग्निटरीज आती हैं और कुछ सवाल उठाती हैं, तब हम एकदम से चेतते हैं, अदरवाइज हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। चेतना तो रहनी चाहिए, लेकिन जो करने वाली अथॉरिटी है, अब मैं आपको बता दूं, पार्किंग पॉलिसी हम बनाकर दे चुके हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। जो म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडी ने इम्प्लीमेंट करनी है, वो कहते हैं ये इंट्रोड्यूस करो, वहाँ खड़े होकर के वो तमाशे होते हैं हाउस में कि वो म्यूनिसिपल कमिश्नर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा। तो इसी तरीके मतलब से राजनीति भी आ जाती है आड़े कई बार। इसी तरीके से हमने अब आप बात करते हैं फ्यूल क्वालिटी की, यूरो 6 की बात आई,
हम कह रहे हैं बराबर कि भाई यूरो 4 तो सारे देश में कर दो पहले आप। आज भी आपका जो ट्रक है यूरो 1 यूरो 2 पर चल रहा है, ब्लैक कार्बन उसमें से निकलती है। ब्लैक कार्बन 800 गुना ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। ये जो रात में ट्रक रुक रहे हैं, इसकी वजह यही है कि भाई दिल्ली को इससे बचाओ जी। आज तक वो पॉलिसी इन्होंने लागू नहीं की। तो हम तो एक सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और जो पॉलिसी पर क्रियान्वयन करना है उस पर आगे नहीं बढ़ती हैं सरकारें, आप ये कह रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ ये चीज़ कि जो भी आप ओवर और नंबर की बात चल रही है, सम विषम नंबर की बात चल रही है। अब मेरी दुकान है, एक शॉप है, तो हम 4 लोग एक ही गाड़ी में आते हैं, वैगनार में आते हैं। अब जब सम विषम की बात आएगी, मेरे घर में एक ही गाड़ी और मैं एक ही गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, दूसरी ले ही नहीं सकता, तो क्या मुझे 4 बाइकें लेनी पड़ेंगी, जो फिर वो 4 बाइकें लेके आनी पड़ेगी जिससे पोल्यूशन और ज़्यादा फैले? This is one of the grounds that I have also taken that अगर इसको इसीलिए मैंने कहा कि ये logically implement करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. What is better is that we need actually a development plan for the entire city, which cannot happen as a knee-jerk reaction that for 15 days these many cars will be out and for these many days these many cars will be out. There are other technical problems also. He may be traveling intra-city. There are people who come from outside the city also to work. There are government employees also जो गुड़गांव में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, HRA ड्रॉ करते हैं और यहाँ काम करते हैं, वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे? सो प्रैक्टिकल टेक्निकलिटीज में तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि वो कुछ 6000 के करीब बसें उतारने जा रही है, तो आप बस से भी चल सकते हैं. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर. A car fellow will never go by bus. If he is used to a car, he will never go by bus. Particularly the type of bus and congestion that we have. All the shopkeepers actually in our city go back home with a lot of cash at night. So there is a very very big problem. Lots of my relatives, my cousins, my friends who are owning shops in Green Park, Hoskas, everywhere, they have this very big problem. Not just that they carry the raw material also of the day and everything. That for that they have a car for which they do all these things. पब्लिक तो सेंसिटाइज है, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी, जो नियम बनाए जा रहे हैं उसके क्रियान्वयन की गारंटी, ये सब भी तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. May I make an intervention? हाँ. My friend made a very good suggestion, which is seriously we must consider. Instead of saying odd and even car on different days, you can say no car will come on major arterial streets. The one problem is not all over Delhi. You should not 1200 kilometers of major arterial streets, which is the where problem is. On these streets, during the peak period, no car with less than 4 people will move. You make it, people will pick up the people from bus stop and come. It happened in Singapore. ये ठीक है सर, मगर हमारे यहाँ सेफ्टी की भी बात है. अब वो शाम के बाद 4 में किसको आप बैठा रहे हैं बगल में? अभी तो लोग बैठने में भी डरेंगे और बैठाने में भी डरेंगे. So ये भी बात है. This is the problem. Any solution you will give an alternative why it cannot be done. ये भी बात. The problem is Singapore it was लेकिन दिल्ली में अपने पड़ोसी पे तो लोगों को विश्वास है ही नहीं. वो अनजान आदमी पे के साथ गाड़ी में कैसे जाएंगे? Same house. He said that there are 4 people in their house. So they can come. आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और जनता को सहूलियत भी रहे? देखिए अभी तो जो हमारा विचार है यही कि एक तो स्टैगर करने चाहिए वर्किंग आवर्स, जिसके साथ हमारी जो गाड़ियाँ सड़क के ऊपर कम आएँ. रोड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए सो दैट देयर इज़ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ व्हीकल्स. अब आपकी एक जर्नी आधे घंटे की है जो आप 2 घंटे में करते हैं, 1.5 घंटा गाड़ी आपकी सड़क के ऊपर चल रही है. तीसरा, जो आर्टीरियल रोड्स हैं जो दिल्ली को टाउन की तरफ आती हैं, वो सुबह आप देखेंगे चकाचक भरी होती हैं और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल खाली. दे शुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड फॉर दैट मोमेंट फॉर द फ्लो टू गो ऑन. तो कुछ ऐसी चीज़ें आप करना चाहेंगे तो आई एम श्योर. लेकिन उसके लिए ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस को लगाना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी. देखिए ट्रैफिक पुलिस तो वहाँ ऑलरेडी है, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके साथ पब्लिक को भी फायदा होगा. आप ऐसी सहूलतें लेके आएंगे, कोन्स लगा देंगे. अब बॉम्बे में ऐसे होता है, बेंगलोर में ऐसे हो रहा है. नहीं, लेकिन so लेकिन एक ये तो ट्रैफिक की समस्या की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन हमें एमिशन कंट्रोल को लेकर निकालना है. एमिशन कंट्रोल को लेकर निकालने के लिए डीजल व्हीकल पे बैन, उसके रजिस्ट्रेशन पर बैन, इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं, क्या वो आप लोग उससे सहमत है या कोई आप उसके लिए कोई और उपाय बताना? देखिए जो आप नई गाड़ियों के ऊपर बैन लगाना चाह रहे हैं उसके लिए तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ,
क्योंकि उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो तो लेकिन 2 नई साल बाद गाड़ियां मिलेंगे। आती जाएंगी तो पुरानी गाड़ियां भी रहेंगी, नई गाड़ियां भी आएंगी, तो और गाड़ियों की संख्या पुरानी बढ़ती जाएगी। गाड़ियों के जो है स्ट्रिंजेंट चेक कीजिए, जो पोल्यूशन हैं जो 2-3 साल पुरानी हो जाती हैं, स्पेशली डीजल व्हीकल्स, दे एक्चुअली बिकम पोल्यूटिंग। और वो आप नॉर्मली आप पीयूसी लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप उनको घूस देंगे तो आपको पीयूसी मिलेगा। ऐसे ही जो नई गाड़ियां हैं उनके अंदर मेंटेनेंस प्रॉपर होती रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली दे रिमेन पोल्यूटिंग लेकिन फ्री। उनको उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस, ग्रीन टैक्सेस लगाकर अगर थोड़ा महंगी करके बेचा जाए तो क्या इसके लिए आप लोग या लग्जरी टैक्स लगा के? क्या है कि जो आदमी एक कार के लिए 25 लाख रुपए दे रहा है वो एक 26 लाख भी दे देगा, वो 1 लाख, और उसको वो आप टैक्स फर्क नहीं डबल तो पड़ेगा। इतना टैक्स तो लगाए नहीं कि 25 को 50 कर देंगे तो वो इशू नहीं है। देखिए वो कार लेके चलाने वाले भी इस समय चलाने में हिचकिचा रहे हैं, वो स्टेटस सिंबल को लेके भीड़ में घुसे हुए हैं। इट इज नो स्टेटस सिंबल, वो मजबूरी है उनकी। सड़क तो वही है, सड़क इतनी वही है, सीमित ट्रैफिक वही है, जी। इसके हमको सड़क को स्मूथ बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये भी देखा है, देखिए गुड़गांव में एक बार उन्होंने शुरू किया था, अभी भी चल रहा है, साइकिल फ्री डे, और सॉरी कार फ्री डे। तो मैंने भी साइकिल चलाई जी, अभी भी दिल्ली में भी, अब बाद में दिल्ली में भी शुरू किया उन्होंने, तो मैंने भी लोगों के साथ मिलकर साइकिल चलाई। तो उन्होंने उसमें इतना अच्छा सबको लगा कि उन्होंने 3 फीट की चौड़ाई पर वो कोन लगा के रिबन लगा दिया, बस कोई ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं, कुछ नहीं, और हम साइकिल चला रहे हैं और कार वाले आराम से कार चला रहे हैं, वरना वही साइकिलें कार के साथ चल रही। लेकिन वो शायद सैटरडे संडे को हुआ होगा जरूर। ट्यूसडे को किया था उन्होंने, ट्यूसडे को किया था उन्होंने, तो वो कोई बात नहीं है। तो उसमें क्या है कि अगर हम साइकिल पाथ अलग बना दें तो डेफिनेटली इट विल हेल्प साइकिलिस्ट ऑल्सो एंड कारिस्ट ऑल्सो, सभी का भला होगा उसमें। जी, एक प्रयोग बीआरटी को लेकर किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। क्या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग भी उस तरफ ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोच पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है या कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है? मैडम ऐसा है, जो बीआरटी एक्सपीरियंस था दिल्ली में, ये एक कल्चरल चेंज था। लोगों को, जो कम्यूटर बस वाले हैं उनको तो बहुत राहत मिली, लेकिन कार वालों को कुछ अटपटा लगा। लेकिन बस वाले थे कम ना? नहीं, बस वाले बहुत ज़्यादा हैं उस इलाके में जिसमें चला है। वो इलाका बहुत गरीब आदमियों का है, लेकिन संगम बिहार का इलाका है, अंबेडकर नगर का इलाका है और गोविंदपुरी का इलाका है। वो बसें बहुत भर के चलती थी, लोग बाग वहाँ खुश थे। जो एफ्लुएंट सोसाइटी का सेगमेंट था वो कारों में जाने में तकलीफ आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसको उस एक पॉलिटिकल कलर दे दिया गया, और पॉलिटिकल कलर देने के बाद में उसको कि भाई कुछ उसमें खामियां उनको दूर करने के बजाय उसको अबंडन ही कर दिया गया। एक जगह पार्टियों ने उसे सपोर्ट किया, दूसरी जगह अपोज किया। ये भी एक विचित्र स्थिति है। अहमदाबाद में वही बीआरटी सक्सेसफुल है, दिल्ली में वही बीआरटी फेल होता है। तो ये एक वजह थी उसके फेल होने की, बजाय उसको टेक्निकल सॉल्यूशन पाने के एक पॉलिटिकल शोर शराबा मचा करके उसे ख़त्म कर दिया गया। जहाँ तक एमिशन कंट्रोल करने की बात है मैडम, मैं समझता हूँ हमको यूरो 6 स्टैंडर्ड को लीपफ्रॉग करना पड़ेगा। सारे देश में अभी यूरो 4 हो जाए और यूरो 5 को हम लीपफ्रॉग कर सकते हैं, क्योंकि जो पीएम मटेरियल है वो यूरो 5 और यूरो 6 का एक ही है जी, सिर्फ नॉक्स का फर्क है। तो थोड़ा सा प्रयास करके हम नॉक्स को कंट्रोल कर लेंगे तो यूरो 5 को हम पास ओवर कर सकते हैं जी। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, जैसा अभी मैडम ने कहा, टैक्सेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ क्लीन फ्यूल गाड़ियों की होनी चाहिए जी। और ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि डीजल पेट्रोल की पैरिटी हो, डीजलाइजेशन कम हो, और साथ साथ कार ग्रोथ के हम चेक करें, मतलब कार ग्रोथ को कंट्रोल करें। यस, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्स इज मोर देन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। और जो एक यहाँ सवाल भी उठा कि 4 पार्टनर एक दुकान पर एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, जी। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, आप नॉट प्लेस में जाकर देखिए, 4 पार्टनर हैं, चारों अपनी अलग अलग कार ला रहे हैं और चारों की कार पहले उनकी दुकान के सामने खड़ी होती है। ये हमें उम्मीद है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर का ज़्यादा दबाव नहीं होगा तो ये इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। वीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
क्या नीति होनी चाहिए हमारे यहाँ ताकि एमिशन को भी That's कंट्रोल true. किया जा सके, और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार हो, स्टेटस सिंबल बने, उसको भी कुछ कम किया जा सके? That I think one is to have a no car zone in the CBD areas, Central Business District areas. So obviously cars जो हैं या तो अगर enter करती हैं तो they should have a very high tax rate to enter. तो अपने आप ही से लोग या तो गाड़ी में नहीं आएंगे या कोई alternate mode of transport से आएंगे. And why are we also forgetting in this whole discussion the importance of using a taxi? That a taxi service just like बॉम्बे में कोई लोग दो बारी नहीं सोचते, चुप से टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं because it doesn't cost them much. But here taxi also costs a lot. So why can't we bring those taxi services which are almost as at the same rate? मतलब टैक्सी को चीपर कर दें और कार को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, तो ये इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है और सेफ भी कर दें. जी, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ गर्ल टू टेक अ टैक्सी नाउ. जी, दिस हैज टू बी. लेकिन रंगराजन साहब, जो भी कुछ अभी किया जाएगा वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय होगा, पूरे देश में एक मॉडल के रूप में अपनाया जाएगा. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए वो कौन सी ट्रांसपोर्ट नीति हो जो कार्बन एमिशन को कम करे, लोगों की सहूलियत को भी ध्यान में रखे और सुरक्षा भी बनी रहे? मैडम, ए गुड ट्रांसपोर्ट इज ए मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन. See, now the whole thing is driven by pollution reduction point of view, not from traffic planning point of view. So traffic has been identified as a major contributor to pollution. So how to reduce pollution? Restrict traffic. But that will have many other reactions as already it has started coming. But we must look transport and how to make it good transport, and thereby one of the impact is reduction in pollution. Now what is a good transport is a very major complicated issue. Somebody has to sit and do it. All modes have a role in a city at a particular time and at a particular place. You cannot expect a cyclist and a car competing with each other space on an arterial road. A cyclist within a residential area going to school, going to shopping, etc. is a good system. They come. But लेकिन अगर किसी को ऑफिस जाना है, नोएडा से उसको दिल्ली आना है, तो वो साइकिल चलाकर तो नोएडा से दिल्ली नहीं आएगा ऑब्वियसली. Noida to Delhi, if you expect a cyclist in Delhi's weather, either extreme cold or extreme hot, is not a correct thing. He should be able to reach the public transport point as a last mile connectivity. By cycle, he should be able to reach and then take on to the public transport. So that system has to come in. That how to do it is somebody is required to do it. That is the institutional arrangement to do a good transport plan. We have been talking about AMTA for the last 50 years. Even both the transport policies said for that one. But nothing has come. Nobody wants to transfer तो that आप power. लोगों की चर्चा से जो अब तक निकल के आया, मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये लोगों को तो जागरूक करना ही है, सरकारों को भी जागरूक होना है अपने अपने लेवल पे, और जो अलग अलग हलकों से चर्चा में सामने आई बात की, चाहे वो यूरो 4 या यूरो 6 की पॉलिसी को लेकर चलना हो, या फिर डीजल एमिशन को कम करने की बात हो, पार्किंग प्लानिंग को ठीक करने की बात हो, मोबिलिटी प्लान ठीक करने की बात हो, ये सब कुछ पर अगर सरकारें अमल करें तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम उस तरफ बढ़ें जहां पर हम कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकें. फिलहाल के लिए तो ये फौरी राहत देखते हैं कितने दिन चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत ज़रूर है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका. आपका